नमस्कार। आज हम बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर जिसका नाम सोशल थिंकर है उसकी चर्चा आपसे करेंगे। इस पेपर में कुल 5 विचारक जो हमें पढ़ने हैं, जिसमें से प्रथम विचारक है एमाइल दुर्खीम, दूसरा विचारक है मैक्स वेबर और तीसरा विचारक है कार्ल मार्क्स। जैसा कि आपको पता होगा, ये तीनों की तीनों जो है क्लासिकल थिंकर माने जाते हैं, जो समाजशास्त्र के फाउंडिंग फादर में गिने जाते हैं। अगस्त कॉम, हर्बर्ट स्पेंसर के बाद अगर किसी का नाम समाजशास्त्र के फाउंडिंग फादर में आता है तो इन तीनों लोगों का आता है। जहां दुर्खीम की मेथोडोलॉजी है, मैक्स वेबर के अपने कुछ कंसेप्ट हैं, कार्ल मार्क्स की अपनी थ्योरी है जिसमें क्लास स्ट्रगल है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है। ये इसके अलावा 2 भारतीय चिंतक हैं, जिसमें एक प्रोफेसर जीएस घुरिये, जिनको फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी कहा जाता है, और दूसरा राधा कमल मुखर्जी, जो लखनऊ स्कूल के हैं, और जीएस घुरिये को हम बॉम्बे स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी के थिंकर मानते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं दुर्खीम के बारे में। दुर्खीम की 4 थियरी आपको इस सिलेबस में पढ़नी है। पहला है आपका सोशल फैक्ट, दूसरा है डिवीजन ऑफ लेबर, तीसरा है द सुसाइड, और चौथा है आपका रिलीजन। जैसा कि आपको पता होगा, दुर्खीम फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट है, और दुर्खीम का जो पीरियड आता है वो पीरियड आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। फ्रांस की क्रांति हुई, यूरोप का पुनर्जागरण हुआ, और ये समय जब चल रहा था, उसी समय दुर्खीम बहुत सारे सामाजिक चिंतकों के संपर्क में आए। समाजशास्त्र का उदय हो चुका था, समाजशास्त्र के प्रति इनका लगाव बढ़ा, और इन्होंने जो काम किया वो समाजशास्त्र को स्थापित करने में मील का पत्थर है। जैसा कि दुर्खीम के वर्क के बारे में बात करें तो 4 किताब बड़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहली पुस्तक जिन पर उनको पीएचडी मिली, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। दूसरी किताब जिसमें समाजशास्त्र की मेथोडोलॉजी को डिस्कस किया गया और बताया गया कि समाजशास्त्र में क्या पढ़ना चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए, वो थी द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। तीसरी किताब जिसमें सुसाइड के बारे में जिक्र किया गया, और वो किताब थी दी सुसाइड। और चौथी जो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। चारों पुस्तक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्खीम एक फंक्शनलिस्ट थिंकर हुए हैं, और जब फंक्शनलिज्म की बात होती है या फंक्शनल अप्रोच की बात होती है, तो फंक्शनल अप्रोच के सारे थिंकर ये मान के चलते हैं
जिसमें उन्हें लगता है कि समाज में सब कुछ अच्छा 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 है, चाहे वो मेलिनोस्की हो, चाहे वो रेडक्लिफ ब्राउन हो। जब तीन पूर्व प्रचलित मान्यताओं की बात फंक्शनलिज्म में होती है तो फंक्शनल यूनिटी, यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म और फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी की बात होती है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जब दुर्खीम से पूछा गया कि समाजशास्त्र में हम पढ़ेंगे क्या, तो उन्होंने समाजशास्त्र की एक परिभाषा दी कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट। और ये सोशल फैक्ट क्या है, तो उन्होंने सोशल फैक्ट की दो विशेषता बताई। पहली विशेषता एक्सटीरियर टू इंडिविजुअल, यानी कि व्यक्ति से बाह्य होता है, और दूसरा व्यक्ति पर दबाव बनाता है, कोर्जन टू इंडिविजुअल। बहुत सारे लोगों ने ये बात कही कि जब दुर्खीम सोशल फैक्ट की बात करते हैं और इन दो सामाजिक विशेषताओं के बारे में, सामाजिक तथ्य की बताते हैं, तब बात बड़ी हवाई हो जाती है कि भाई व्यक्ति से बाह्य क्या और व्यक्ति के लिए बाध्यकारी क्या। दुर्खीम फंक्शनिस्ट होने के साथ साथ जो एक सबसे बड़ी बात कहते हैं वो कहते हैं सामूहिक प्रतिनिधान, यानी कि कलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करते हैं, वो इंडिविजुअल की बात नहीं करते। दुर्खीम कहते हैं कि इंडिविजुअल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जितना भी व्यक्ति का व्यवहार है वो कलेक्टिविटी से डिफाइन होता है। तो एक तो व्यक्ति की अपनी सोचने की जो धारणा है वो व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत है, और दूसरी जो सामूहिक रूप से समाज देखता है या समझता है वो सामूहिक प्रतिनिधान है, और वो हमें बाध्य करते हैं। आगे चलकर वो सामाजिक तथ्य की परिभाषा में बताते हैं कि सामाजिक तथ्य सोचने, अनुभव करने, काम करने के वो तरीके हैं जो व्यक्ति से बाह्य होते हैं और व्यक्ति के लिए बाध्यकारी होते हैं, यानी कि वो व्यक्ति को करने होते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में जब दुर्खीम इस चीज को समझाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं जब यूनिवर्सिटी में जाता हूं तब मैं कोट, टाई, अपने बूट चमकाकर वहां पर जाता हूं। यदि मैं अपनी फ्रांस की परंपरागत वेशभूषा में जाऊं तो मैं प्रोफेसर नहीं, एक उपहास का पात्र बन जाऊं। यानी कि कितना असर सोशल फैक्ट हमारे ऊपर करते हैं कि व्यक्ति की संपूर्ण सोच, व्यक्ति के संपूर्ण कार्य करने पर अधिकार होता है सामाजिक तथ्यों, क्योंकि अपनी सारी जो व्यवहार है व्यक्ति के, अपने सारे जो व्यवहार है वो सामाजिक तथ्य से ही निर्धारित होते हैं। और दुर्खीम ने कहा कि यही समाजशास्त्र है, सामाजिक तथ्य का अध्ययन करना। चूंकि दुर्खीम एक प्रकार्यवादी है तो वो इस बात से बखूबी परिचित है कि सोशल फैक्ट फंक्शनल है, और अपनी पुस्तक में पहले ही चैप्टर में वो फंक्शन को डिफाइन करते हैं।
और फंक्शन को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ द पार्ट टू मेंटेन द होल। अब इस सामाजिक तथ्य का कंट्रीब्यूशन पूरी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। अब ये सामाजिक तथ्य होते कितने प्रकार के हैं? ये सामाजिक तथ्य दो प्रकार के होते हैं। एक जिनको हम सामान्य सामाजिक तथ्य कहते हैं, और दूसरे वो जिनको हम व्याधिकीय सामाजिक तथ्य कहते हैं, यानी कि नॉर्मल सोशियोलॉजिकल फैक्ट और दूसरा पैथोलॉजिकल। कुछ लोगों ने इस बात को भी कहा है कि जब आप नॉर्मल और पैथोलॉजिकल दो कैटेगरी में इसको डिफाइन करते हो तो पैथोलॉजिकल का सीधा मतलब हार्मफुलनेस से होगा, सोसाइटी को हार्म करेंगे। तो फंक्शनल कहां हुए? दुर्खिम कहते हैं कि ये सब फंक्शनल थे, जैसे जैसे व्यवस्था चेंज हुई एक टाइम पर वो डिसफंक्शनल हुई। एक सामान्य या जर्नल जो सोशल फैक्ट है वो समाज में सामान्यतः पाया जाता है, लेकिन जब परिवर्तित हुआ, परिवर्तन समाज में हुआ तो एक टाइम में वो पैथोलॉजिकल हो सकता है। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इस चीज को समझें, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम आध्यात्मिक स्तर या धार्मिक स्तर या रिचुअल स्तर पर सती प्रथा को देखें या जोहर करने वाली प्रथा को देखें तो एक टाइम में वो फंक्शनल था या माना जा सकता था फंक्शनल। लेकिन जब आज उसकी बात करते हैं, आज उसकी रिलेवेंस नहीं है। आज वो फैक्ट अगर सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है तो वो पैथोलॉजिकल फैक्ट हो जाता है। इस तरीके से दुर्खिम ने सोशल फैक्ट को समाजशास्त्र का सेंटर बता दिया और सब्जेक्ट मैटर बता दिया कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल सामाजिक तथ्य को समझ लीजिए। और दुर्खिम ने जो अपनी पहली पुस्तक डिवीजन ऑफ लेबर लिखी, उसमें उन्होंने बताया कि डिवीजन ऑफ लेबर एक सामाजिक तथ्य है। अब से पहले जितनी भी स्टडी डिवीजन ऑफ लेबर पे हुई थी या श्रम विभाजन पे हुई थी, सब लोग श्रम विभाजन को एक आर्थिक घटना मानते थे। तब दुर्खिम ने कहा कि श्रम विभाजन एक आर्थिक घटना ना होकर एक सामाजिक घटना है और सामाजिक तथ्य है। चूंकि अगर हम समाज का विभाजन करें, आदिम समाज और आज के कंटेम्परेरी सोसाइटी यानी कि समकालीन समाज की बात करें, तो इसमें जितने परिवर्तन हुए हैं वो सिंपल समाज था, यानी कि साधारण समाज था, और ये एक जटिल समाज है। तो जैसे जैसे परिवर्तन होते चले जाएंगे वैसे वैसे डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ता चला जाएगा, और डिवीजन ऑफ लेबर जब जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा समाज में जटिलता बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ेगा वैसे वैसे एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी।
निर्भरता बढ़ती चली जाएगी और समाज में एक नई तरीके की एकता डेवलप होगी, बनेगी, जिस एकता को दुर्खीम ने सावयवी एकता कहा है। दुर्खीम ने जो अपने कंसेप्ट दिए हैं, दो तरीके की सॉलिडरिटी बताई है, मैकेनिकल सॉलिडरिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी, यानी कि यांत्रिक एकता और सावयवी एकता। जब वो यांत्रिक एकता की बात करते हैं तब हम आदिम समाजों की बात करते हैं, जहां एक मशीन का दूसरी मशीन से कोई मतलब नहीं। जब हम सावयवी एकता की बात करते हैं तब हमारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर निर्भरता बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे जैसे डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ेगा, डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ेगा विशिष्टता के आधार पर, स्पेशलाइजेशन के आधार पर। जहां आपकी विशिष्ट दक्षता है वहां आपका डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगा, आपको उस तरीके का कार्य दे दिया जाएगा। जब उस तरीके का कार्य दे देंगे तो दूसरे लोगों पर वो कार्य बेहतर तरीके से करना नहीं आएगा और उस कार्य के लिए लोग आपके पास आएंगे। तो एक अपनी अलग तरीके की, जैसे सावयव के शरीर में विभिन्न अंग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उसी तरीके से जो आधुनिक या सभ्य या समकालीन समाज जिनको हम कहते हैं, उनमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन क्या हमेशा डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि श्रम का विभाजन वो बिल्कुल सही होता है? जिसको जिस तरीके का कार्य दिया जाता है क्या वो सही होता है? डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी नामक किताब में एक अलग से पूरा चैप्टर इसके ऊपर लिखा हुआ है, एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। श्रम विभाजन के असामान्य रूप। देखिए, जब हम परिवार में या समूह में इकट्ठा होकर कार्य करते हैं तो व्यक्ति को कुछ कार्य बांट दिए जाते हैं, अलग अलग उनको कार्य बांट दिए जाते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को उसकी पसंद का कार्य नहीं मिलता है तो वो व्यक्ति उस कार्य को पूरे लगन के साथ नहीं करता है और उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, उत्पादकता कम हो जाती है। दूसरी तरीके से हम कहें कि उस व्यक्ति पर वो कार्य थोप दिया जाता है कि तुझे ये कार्य करना है। तो जब उसको ये कार्य करना होगा, उसको उन्होंने कहा है बलात् श्रम विभाजन। तो कुछ असामान्य श्रम विभाजन के रूप भी होते हैं, और जब ये असामान्य रूप समाज में अधिकता के रूप में आ जाते हैं तब दुर्खीम का कंसेप्ट आता है एनोमी, जिसको वो कहता है नॉर्मलेसनेस। आगे चलकर मर्टन ने भी उसको डिफाइन किया। वो आता है नॉर्मलेसनेस यानी कि नियमहीनता। और जब ये नियमहीनता या एनोमी बहुत लंबे समय तक चल जाती है तो समाज जो है वो सिक सोसाइटी यानी कि बीमार समाज हो जाता है। और ये बीमार समाज में बहुत सारी सामाजिक समस्या लेकर आता है। छात्रों, आज हम दुर्खीम को इतना ही डिस्कस करेंगे। जैसे ही हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं दुर्खीम का इससे आगे का पार्ट, सुसाइड और रिलीजन वाले पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।